हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूँ डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आ, हम आज जो है पीसीएस प्री परीक्षा वर्ष 1991 के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र हल करेंगे और इसमें कुल 120 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न हमारे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। समाज संघीय है, अतः ऐसे समाज में संघीय प्रभुसत्ता ही हो सकती है, किसके अनुसार? तो ये कहा है लास्की ने। लास्की एक बहुलवादी विचारक है और इसने कहा कि समाज संघीय है, अतः ऐसे समाज में संघीय प्रभुसत्ता ही हो सकती है। संप्रभु पर एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से सर्वप्रथम विचार दिया था। तो संप्रभुता सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया था जीन बूंदा ने। और जीन बूंदा जो है फ्रांस का विचारक था और उसने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक 1576 में संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। ध्यातव्य है संप्रभुता का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत सर्वप्रथम थॉमस हॉब्स ने दिया था। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किसकी रचना है? ये विधान शास्त्र विख्यान जो है 1832 में जो प्रकाशित हुई थी, ये जॉन ऑस्टिन की रचना है। इसमें जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समान इच्छा किसने प्रतिपादित किया था? तो समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया था। रूसो कहता है कि समान इच्छा न केवल अपने उद्देश्य की दृष्टि से वरन अपनी रचना में भी सामान्य होनी चाहिए। आंतरिक संप्रभुता का आशय है कि राज्य जो है व्यक्ति या समुदायों से उच्चतर है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया ही कानून है। तो ये कानून के संबंध में किसकी परिभाषा है? तो ये जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है और उसने अपनी पुस्तक जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस प्रकार की परिभाषा दी है। बहुलवाद का विकास किस रूप में हुआ है? तो बहुलवाद का जो विकास है वो एकत्ववादी सिद्धांत की जो है विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी? तो संप्रभुता की यह परिभाषा बिलोपी की है। आइए देखते हैं कि सूची ए को सूची बी से मिलाते हैं। तो देखते हैं बाहरी संप्रभुता का जो प्रतिपादक है वो ग्रोशियस है। कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादक जो है हॉब्स है। राजनीतिक जो संप्रभुता का जो प्रतिपादक है वो जॉन लॉक है और लौकिक संप्रभुता का जो प्रतिपादक है वो रूसो है। सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास हुआ तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था इसका जो विकास है 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में दैवी सिद्धांत के प्रबल विरोध के रूप में हुआ था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो सामाजिक समझौते के 3 प्रमुख विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। बेंथम सामाजिक समझौता सिद्धांत का विरोधी था और वो इसकी आलोचना करता था। जॉन लॉक की प्रमुख देन है जनसहमति का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न से किस पे आधारित है? जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो उदारवाद पर आधारित है। उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। तो उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक को माना जाता है। थॉमस हॉब्स ने धर्म का आधार स्पष्ट किया है। तो जो थॉमस हॉब्स ने जो धर्म का आधार वो अदृश्य शक्तियों के भय के रूप में स्पष्ट किया है। सुखवादी दर्शन का आधार है। तो सुखवादी दर्शन का आधार जो है व्यक्तिवाद है। बेंथम के व्यक्तिवाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक थे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के जो है उपयोगितावाद में संशोधन किया था। कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है किसने कहा था? तो जो ये परिभाषा है ये अरस्तू की परिभाषा है।
अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। अधिकार के संबंध में ये परिभाषा हेराल्ड लास्की की है। जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, कई बार पूछा गया है और ये जॉन लॉक ने कहा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न्याय का आशय है, तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न्याय का आशय है समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि। स्वतंत्रता मिल के अनुसार एक साध्य है। सामाजिक न्याय भी है और व्यक्तिगत भी है। यह किसने कहा? ये जो है न्याय के संबंध में जो है प्लेटो की अवधारणा है। सामाजिक न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी है। तो दो प्रकार के न्याय की बात जो है प्लेटो करता है। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, तो मार्क्सवाद जो है शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। आज तक के सारे समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। किसने कहा था? तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स और एंजेल्स का है। फांसीवाद का संस्थापक कौन है? तो फांसीवाद का संस्थापक जो है बेनिटो मुसोलिनी था और वो इटली का निवासी था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये जो है माना है हीगल ने। अपनी क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन किससे संबंधित है? तो ये अवधारणा जो है साम्यवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का अंत में लोप हो जाएगा। मार्क्सवाद कहता है कि जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तब राज्य लुप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वह कौन सी विचारधारा है जो वर्तमान में राज्य और समाज के बीच अंतर स्थापित नहीं करती है? तो जो नाजीवाद या फासीवाद जैसी जो विचारधाराएं हैं वो राज्य और समाज के बीच में अंतर स्थापित नहीं करती हैं। राज्य को अनावश्यक बुराई स्वीकार करने वाले विचारक हैं, तो जो अराजकतावादी विचारक हैं वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए ही अस्तित्व में बना है। तो राज्य के संबंध में यह परिभाषा किसकी है? अरस्तू की है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सोशलिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो सोशियस शब्द से हुई है। धनवान और निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। मेरा अपना मन ही चर्च है। उदारवाद के मनुष्य के विवेक में विश्वास की धारणा का यह उदाहरण किसने प्रस्तुत किया? टॉमस पेन ने कहा है। आधुनिक उदारवाद के अग्रदूत माने जाते हैं, तो टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं। परंपरावादी उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय प्रदान किया जाता है, तो जो सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित किया है टी.एच. ग्रीन ने। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है, तो ये कथन किसका है? तो ये रेमजी म्योर का कथन है। समाजवाद का मुख्य सिद्धांत है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। इसी वैज्ञानिक समाजवाद कहने का तात्पर्य यह था कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित पूंजीवाद यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है और ऐतिहासिक विकास की आवश्यक सृष्टि है, और यह पूंजीवाद के कुपरिणामों पर नहीं वरन पूंजीवादी प्रणाली पर ही आक्रमण करता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना का प्रमुख बिंदु है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना का प्रमुख बिंदु है अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन है ये। माइकल बर्न के अनुसार फासीवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? तो माइकल बर्न के अनुसार जो फासीवाद जो विचारधारा है वो परंपरावाद और सामाजिक डार्विनवाद से प्रभावित है।
मुसोलिनी का व्यवहारवादी दर्शन था। कैसा दर्शन था? तो वो अवसरवादी दर्शन था। नाजीवाद में निम्न में से किस सिद्धांत के विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है? तो नाजीवाद में जो है नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की तरह समाज को स्वीकार करता है कि जो है व्यक्तियों का योग मात्र है। गांधी जी ने समाजवाद की प्रेरणा ग्रहण की है। तो गांधी जी ने समाजवाद की जो प्रेरणा है वो ईसोपनिषद से ग्रहण की है। ग्रीन की सामान्य इच्छा का आशय है कि यह राज्य के लिए इच्छा है, ना कि राज्य की इच्छा है। ग्रीन एक कल्पनाशील, आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। ग्रीन के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऐसा मानना है व्यक्तिवादियों का। साम्यवादियों का प्रमुख शत्रु कौन है? तो साम्यवादियों का प्रमुख शत्रु पूंजीपति हैं। समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसका आकार विलुप्त हो गया क्योंकि कोई भी इसे पहनता है। तो ये कथन जो है सीएम जोड का है। फांसीवाद के विरोध में शामिल नहीं है। तो फांसीवादी जो है राष्ट्रीयता का विरोध नहीं करते हैं। सर्वाधिक उपयोग प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो सर्वाधिक उपयोग में आने वाली प्रणाली हेयर प्रणाली है। दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए है, पर स्वाधीन शासन के लिए यह अपरिहार्य है। तो दल प्रणाली के संबंध में ये उपयुक्त कथन किसका है? ये बर्क का है। एडमंड बर्क प्रथम ब्रिटिश विचारक है जिसने संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक स्थान देखा। दल को तृतीय सदन किसने कहा है? बहुत बार पूछा गया है। तो ये एस.ई. फाइनर ने कहा है। निम्नलिखित में से किस मतदान प्रणाली के तहत मतदाता स्वेच्छापूर्वक एवं स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कर सकता है? तो गुप्त मतदान प्रणाली में जो मतदाता स्वेच्छापूर्वक मतदान कर सकता है। हैरिंगटन ने गुप्त मतदान व्यवस्था का मुक्त एवं स्वतंत्र मताधिकार को एक अनिवार्य शर्त के रूप में समर्थन किया है। वहीं टीटस्के ने गुप्त मतदान व्यवस्था की आलोचना की है। उसने कहा है कि गुप्त मतदान की व्यवस्था ऐसी सबसे गंदी चालबाजी है जिसे सदैव उदारवाद के नाम पर प्रस्तावित किया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रमुख विशेषता है इसमें जो है सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सम्मिलित है सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली, दोनों जो है इसमें सम्मिलित हैं। भारत में स्वस्थ लोकमत के निर्माण में प्रमुख बाधा है। तो जो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में प्रमुख देखें, संकुचित भावना ये भी एक बाधा है। जनता के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि ये भी, आर्थिक विषमता। तो उपयुक्त सभी जो है ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में प्रमुख बाधाएं हैं। द्विदलीय प्रणाली का प्रमुख दोष है। तो द्विदलीय प्रणाली का जो सबसे बड़ा दोष होता है कि बहुमत की निरंकुशता होती है, राष्ट्रीय विभाजन होता है और मतदान की सीमित स्वतंत्रता। उपयुक्त सभी। दबाव समूह का कार्यक्रम अपेक्षाकृत क्या होता है? तो दबाव समूह का जो कार्यक्रम होता है वो सीमित व संकुचित होता है क्योंकि ये सिर्फ अपने सदस्यों के हितों तक ही सीमित रहता है। और ध्यातव्य है कि इस सिद्धांत का निर्माता आर्थर बेंटले ने है और उसने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भारत में व्याप्त विभिन्न दबाव समूह में सर्वाधिक सक्रिय समूह है। तो व्यापारिक या ट्रेड यूनियन जो है सबसे सक्रिय दबाव समूह है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। दबाव समूह और राजनीतिक दल में जो प्रमुख अंतर है कि दबाव समूह शासन में आधिपत्य की अनिच्छा रखते हैं जबकि राजनीतिक दल शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर मेरियम के अनुसार राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है तो अधिकारी वर्ग का चयन, सरकार का कार्यान्वयन और लोक नीति का निर्धारण, ये सभी कार्य हैं। बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख गुण है तो इसमें मतदाता व प्रत्याशी दोनों को आवश्यक विकल्प प्राप्त होते हैं। पृथक निर्वाचन प्रथा में होता है, जो पृथक निर्वाचन प्रथा होता है इसमें उम्मीदवार और मतदाता विशेष संप्रदाय के होते हैं। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, राष्ट्रीय हित
नहीं, जबकि वैधानिक उपाय इसके लिए है, संगठन भी है और सरकार बनाना भी इसका आवश्यक तत्व है। दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो दबाव गुट का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना होता है। संविधान में कौन सा गुण होना सबसे महत्वपूर्ण है, तो संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण होना सबसे महत्वपूर्ण है। संघ सरकार निम्न कदम उठा सकती है, तो संघ सरकार जो है प्रत्यायोजित की गई सभी या किन्हीं शक्तियों को अपनी इच्छा से वापस ले सकती है। कि संघीय व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, तो सोवियत संघ जो है ये पूर्व में जो यूएसएसआर था उसमें राज्यों को अपने संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त था। निम्न में से किस तरह के राज्यों में संघात्मक शासन उपयुक्त प्रणाली है, तो विशाल राज्यों के लिए जो है संघात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल उपयुक्त प्रणाली है। प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि का कारण है, इसमें जो व्यवस्थापिका की व्यस्तता के कारण जो प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाया गया है। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के अधीन पनपती है, तो ये जो कथन किसका है, ये रेमजी मेयर का है। और रेमजी मेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड है। जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है वहाँ पर संसदीय पद्धति में सरकार जो है, अगर बहुदलीय प्रणाली है तो वहाँ सरकार अस्थिर रहती है। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के देन है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 की देन है ये। मिंटे मार्लो सुधार से पृथक जो है प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो जो सोशलिस्ट थी उसकी स्थापना चंद्रशेखर ने की थी। देखिए, काकोरी कांड के दमन से उत्तर भारत के क्रांतिकारी और भी उग्र हो गए और संगठन को पुनर्गठित करने में जुट गए। उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, पंजाब में भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 9 और 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया है और इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। गांधी इरविन समझौता में निहित था, गांधी इरविन समझौता में निहित था कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। आइए देखते सूची ए को सूची बी से मिलाते हैं। तो वेवल योजना जो है 1945, साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सांप्रदायिक पंचायत 1932। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था और इसका गठन जो है 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्य थी ये। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत को सत्ता सौंपने हेतु विवश करना, ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया था, तो महात्मा गांधी ने जो चौरी चौरा नामक स्थान पर जो हिंसात्मक घटना हो गई थी उससे विक्षुब्ध होकर इन्होंने इसको वापस ले लिया था। 1946 पर किन पे मुकदमा चला था, तो 1946 में आईएनए मुकदमा हुआ था जिसमें सहगल, ढिल्लो तथा शहनवाज पर यह मुकदमा हुआ था। वित्त के केंद्रीकरण से कौन संबंधित है, तो वित्त के केंद्रीकरण से लॉर्ड मेयो संबंधित है। 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का श्रेय दिया जाता है, तो ए ओ हुम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। लाल बाल पाल का संबंध किससे है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का जो संबंध है वो उग्रवादी विचारधारा से था। द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो भारत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई।
प्रांतों में, और 1935 के द्वारा जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन शुरू किया गया। पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है। प्रतिषेध का अर्थ है, तो जो प्रतिषेध का अर्थ है कि अवर न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए। यह किस अनुच्छेद में है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय हेतु संघ अस्थायी विधान बना सकता है। तो जो है अनुच्छेद 249 के तहत ऐसा हो सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद में है? तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कार्य करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? तो 6 माह होना चाहिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग करता है, तो भारत में कनाडा के बाद जो है अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग केंद्र करता है। मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। स्पीकर किससे शपथ ग्रहण करता है? तो देखिए स्पीकर जो है राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करता है, लेकिन वो अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है। वो सिर्फ जो है लोकसभा का सदस्य होने के नाते सदस्य ग्रहण करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 233 से 237 में प्रावधान दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी और इसका गठन 1957 में हुआ था और 1959 में इसकी संस्तुति के आधार पर ही भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी अधिनियम पारित किया? तो सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज संबंधी अधिनियम पारित किया था। अशोक मेहता का संबंध किससे? तो अशोक मेहता का संबंध भी पंचायती राज से है और यह समिति 1977 में बनी थी और इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है? तो ग्राम सभा को कहा जाता है। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ हुई थी। प्लेटो का न्याय है, प्लेटो का न्याय अपना निर्धारित कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था का संबंध किससे है? केवल अभिभाषक वर्ग से है। प्लेटो की रचना नहीं है, तो आइए देखते हैं। रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, स्टेटमेंट्स प्लेटो की रचना है, लाज प्लेटो की रचना है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है प्लेटो की नहीं बल्कि अरस्तु की रचना है। आधुनिक आदर्श भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। लोकतंत्र निर्धनतम अनभिज्ञतम और अधिकतम लोगों की सरकार है, तो ये किसने कहा? ये कथन जो है लैकी का है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसके अनुसार? जो है प्लेटो जो है राज्य को जो है व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक है, तो इसको कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित कहते हैं। प्लेटो का न्याय है, तो प्लेटो का न्याय है अपना निर्धारित कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था का संबंध है केवल अभिभाषक वर्ग से। प्लेटो की रचना नहीं है, तो प्लेटो की रचना है रिपब्लिक है, स्टेटमेंट्स है, लाज है और पॉलिटिक्स प्लेटो की रचना नहीं है। आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार प्लेटो और अरस्तु के लेखों में मिलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्नेस्ट बार्कर का है। पीत पत्रकारिता से आशय है सस्ती सनसनीखेज समाचारों को प्रकाशित करना, प्रेस द्वारा तथ्यों को अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत करना, घटना की विकृत तस्वीर पहुंचाना, ये सभी पीत पत्रकारिता के से संबंधित हैं। लोक सेवा को देश की सरकार कहा है, तो लोक सेवा को एसी फाइनर ने देश की सरकार कहा है।
और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।